हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नो नॉनसेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मित्रों, आपके सीए इंटरमीडिएट में पेपर 6 भी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो जनवरी 2026 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए रिवीजन वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किया है। सो दीज आर फ्रेशली रिकॉर्डेड रिवीजन वीडियोस। अभी हमारा शुरू है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ रिवाइज करने वाले हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आ जाओ, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम लोग टॉपिक नंबर 2.4 रिवाइज करने वाले हैं। उसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, यानी प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के बारे में हमें कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करनी है। तो अब इस टॉपिक नंबर 2.4 में हमें क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है, जो कमर्शियल बिजनेस प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद हम ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई साहब, ये एक कमर्शियल बिजनेस प्रोडक्ट है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट्स आर आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। या तो वो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट होगा या तो वो प्रोडक्ट इनटेंजिबल प्रोडक्ट होगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट हैज़ अ प्राइस, उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये एलिमेंट आपका हमेशा होगा। इस दो एलिमेंट से मिलकर ही आपकी प्राइस बनती है। उसके बाद आपके सामने आने वाला है नंबर 3, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट्स हैव सर्टन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फैक्शन, यानी किसी ना किसी डिमांड को फुलफिल करता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने क्या आने वाला है, प्रोडक्ट इज पिवोटल फॉर बिजनेसेस, बेसिकली फाउंडेशनल चीज होती है। अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो कोई बिजनेस ही नहीं होगा। ठीक है। नंबर 5, अ प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ, यानी प्रोडक्ट की एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। कोई भी प्रोडक्ट अनलिमिटेड समय तक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है उसकी लाइफ 1 दिन हो, 2 दिन हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, लेकिन एक सर्टन डेफिनेट यूजफुल लाइफ होती है। उसके बाद वो प्रोडक्ट उतना एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं होता है। दैट मीन्स वो उतनी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ये 5 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रिवाइज करने हैं। देन टॉपिक नंबर 2 में हम जानेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। इस पर घुमा घुमा के या सवाल पूछ सकते हैं, केस स्टडी पूछ सकते हैं, या फिर एमसीक्यू में भी इसकी जगह होती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में आपको क्या रिवाइज करना है वो देखो। सबसे पहले इस टॉपिक का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो लाइफ होती है, उस प्रोडक्ट की लाइफ में कौन से स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका स्टेज 1, दैट इज इंट्रोडक्शन, यानी मार्केट में हमने प्रोडक्ट को एंटर किया, शुरुआती दौर। दूसरा होता है आपका स्टेज 2, दैट इज ग्रोथ। अब एंटर करने के बाद जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा मार्केट में, वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी। इस फेज को कहा जाता है ग्रोथ वाला फेज। तीसरा स्टेज आपका आता है मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या कि आपकी यूजफुल लाइफ अभी प्रोडक्ट की समाप्त हो रही है, या आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, या आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रहा है, या आपके प्रोडक्ट या सर्विस से बेहतर कुछ मार्केट में आ गया है, इस वजह से आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड घट रही है। तो मैच्योरिटी में क्या होता है, जो ग्रोथ फेज में हमें ये ऐसा ग्राफ दिखता है ऊपर जाने वाला, वो मैच्योरिटी स्टेज में धीरे धीरे स्टैग्नेंट होते जाता है, एक पॉइंट के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चौथी स्टेज आपकी आती है डिक्लाइन, यानी वहां से फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है बिजनेस का या फिर प्रोडक्ट का। तो इस प्रकार से 4 स्टेजेस होती है किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अ टूल फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस, यानी कि बिजनेस का जो पोर्टफोलियो होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनके पास एक ही बिजनेस नहीं होता, वो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस है तो हम क्या कहेंगे, भाई साहब इस व्यक्ति के पास एक पोर्टफोलियो है, उसमें अलग अलग प्रकार के बिजनेस है। हो सकता है फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट होता है, और जब हम कलेक्टिवली उन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तो उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये इसका एप्लीकेशन क्या है, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के काम में भी ये आता है। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू चेन के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मीनिंग ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, तीसरा हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, इवोल्यूशन ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। तो बेसिकली वैल्यू चेन एनालिसिस का एकदम लॉजिकल जर्नी हम देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस। और लास्ट में फिर हम देखेंगे नंबर 6, सॉरी सेकंड लास्ट, इसके बाद आपके पास हाँ सेकंड लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मदद से वैल्यू क्रिएट की जाती है। जैसे ये वैल्यू चेन एनालिसिस हम कहते हैं ना, तो इस वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है, चेन का मतलब क्या होता है, एक के साथ दूसरी एक्टिविटी ऐसे जुड़ी होती है और लंबी लंबी चेन बनते चली जाती है। ठीक है, तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि एक एक्टिविटी होती है, उसको सपोर्ट करने वाली दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज में बिजनेस एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है और उसे कहा जाता है वैल्यू चेन, क्योंकि वो प्रोसेसेस या एक्टिविटीज परफॉर्म करके बिजनेस कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता है, कुछ नई वैल्यू क्रिएट करता है और मार्केट में उस वैल्यू को इनकैश करता है बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। तो इस वैल्यू चेन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज होती है, उनकी एक्टिविटीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरा होता है आपका सपोर्ट एक्टिविटीज। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है उसमें होती है आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। उसके बाद सपोर्ट एक्टिविटीज में आपकी क्या क्या चीजें होती है, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जितनी भी बातें बताई गई है ना आपको यहाँ पर, ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में हो सकता है ये किसी स्कॉलर का व्यू है, हो सकता है आपके हिसाब से जब आप आइडेंटिफाई करने बैठो तो ऑर्गेनाइजेशन में इससे ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में इससे ज़्यादा सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटीज़ हो, या फिर हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से केवल 4 ही प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस आपको अपने दिमाग में लेके चलना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे वीडियो नंबर 3 का ब्लूप्रिंट है। अब आ जाओ अपने नोट्स में, पहुंच गए जी हम अपने नोट्स में। तो ये जो टॉपिक नंबर 2.4 है ये आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, पेज नंबर 2.21 से लेकर 2.26 तक। आपको कौन सा मॉड्यूल रेफर करना है इंस्टीट्यूट का, जुलाई 2024 वाला एडिशन। चलो सबसे पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली अब इस प्रोडक्ट में जब हम बात करते हैं तो इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम एक सिंबॉलिक नेचर के, सिंबॉलिज्म के तरफ जाकर इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, हर बार प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बात होती है। बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट्स, अ प्रोडक्ट कैन आइदर बी अ गुड और सर्विस, यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया। इट माइट बी फिजिकल गुड और अ सर्विस एंड एक्सपीरियंस, तो बेसिकली टेंजिबल प्रोडक्ट हो सकता है या फिर इनटेंजिबल हो सकता है। तो ये बिजनेस प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारे लिए प्रोवाइड कर दिया गया। अब दूसरे पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, बिजनेस प्रोडक्ट्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलोज। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहला, प्रोडक्ट्स आर आइदर टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल। A tangible product can be handled, seen, physically felt, such as a car, book, pen, table, mobile, handset and so on. तो बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है वो उसे हम फिजिकली, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इट कैन बी फेल्ट, है ना, उसको हम छू कर देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, ऑटोमोबाइल, बुक, पेन, टेबल, मोबाइल हैंडसेट एक्सेट्रा। Then second point, alternatively, an intangible product is not a physical good such as telecom services, banking, insurance और repair services। तो यहाँ पर tangible और intangible का मीनिंग हमें बता दिया है और उसी के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी हमें यहाँ पर दे दिए गए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा होता है समाप्त। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट हैज अ प्राइस, एक कीमत रहेगी, एक वैल्यू रहेगी। उस वैल्यू के 2 कंपोनेंट होते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेसेस डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड चार्ज प्राइस फॉर देम। द डायनामिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम और सर्विस। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग
क्या होगी। अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और उस चीज का सप्लाई कम है तो लोग क्या कहेंगे, भाई मैं 50 रुपए की जगह तुझे 150 रुपए दे देता हूं, तू मुझे वो प्रोडक्ट दे दे। दूसरा कस्टमर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो क्या बोलेगा, जिसको अर्जेंटली वो प्रोडक्ट चाहिए, भाई नहीं, मैं आपको 500 रुपए देता हूं, मुझे चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, ये जो सप्लाई एंड डिमांड का जो गेम होता है, इनका प्रपोर्शन, इनका कॉम्बिनेशन डिफाइन करेगा कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होने वाली है। The market price is the price at which quantity provided equals quantity desired. The price that may be paid is determined by the market, the quality, the marketing, the targeted group. ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती है किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होने वाली है। मार्केट डायनामिक्स यानी सप्लाई एंड डिमांड, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केटिंग कैंपेन्स एंड टारगेटेड ग्रुप। In the present competitive world, price is often given by the market and businesses have to work on costs to maintain profitability. अब यहाँ पर प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव सिनारियो की बात बताई गई है कि इन जनरल क्या होता है भाई साहब, ये जो मार्केट फोर्स है, जो मार्केट फोर्स है वो डिसाइड करता है किसी, वो कितना पैसा देने के लिए विलिंग है, उसके हिसाब से फिर बिजनेसेस को पूरा अंदाजा लगा के अपनी प्राइसिंग सेट करना पड़ता है। और बिजनेसेस क्या कोशिश करती है, एक कॉम्बिनेशन, एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करने की कोशिश करती है और साथ में खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करती है टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। ऑन अकाउंट ऑफ कंपटीशन, businesses are not able to fix market price by adding profit margin on the cost. Rather, they work on reducing the cost given the prevailing market price. अब ऐसा सिनारियो क्यों निर्माण होता है कि भाई साहब बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग मनमाने तरीके से क्यों नहीं रख सकते, बिकॉज ऑफ हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो कस्टमर क्या करेगा, भाई तू 500 में दे रहा है, वो तो सेम प्रोडक्ट 200 में दे रहा है, मैं वहां पर चले जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेवियर कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर होता है। तो कंपटीशन की वजह से बिजनेसेस को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस को एस्टैब्लिश करके अपनी कॉस्ट कटिंग की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट्स हैव सर्टेन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फैक्शन। डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, कस्टमर को जो काम करने के लिए, जो डिमांड फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, अगर वो उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है तो अगली बार वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदेगा। A product feature is a component of a product that satisfies a consumer need. आपकी नीड जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। Features determine product pricing and features determine product pricing and businesses alter features during the development process to optimize the user experience. Products should be able to provide value satisfaction to the customers for whom they are meant. Features of the product will distinguish it in terms of its function, design, quality, experience. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो खुद को मार्केट में कौन से बेसिस के ऊपर डिस्टिंग्विश करेगा, इन पैरामीटर्स के ऊपर, अपने फीचर्स के ऊपर वो डिस्टिंग्विश, फंक्शनैलिटी, डिजाइन, क्वालिटी, एक्सपीरियंस, ठीक है। देन अ कस्टमर्स cumulative experience with a product from its purchase to end of its useful life is an important component of a product feature. यानी क्या देखता है कस्टमर, जो माउथ पब्लिसिटी होती है आपकी, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, तो कस्टमर क्या करता है, क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस अपने परिजनों के साथ यानी अपने पहचानने वालों के साथ शेयर करता है कि यार मैंने तो प्रोडक्ट खरीदा था, बहुत तकलीफ होती है, यार बहुत सही प्रोडक्ट है ना। ऐसे अलग अलग व्यूज अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में देता है। तो बेसिकली ये शेयर करना क्या हुआ, दिस इज अ कस्टमर्स क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस फ्रॉम परचेस ऑफ प्रोडक्ट टू द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विस का क्वांटिटी समाप्त हो जाता है तो फिर वो फिर से रीपरचेस करेगा, फिर से उसे उसके यूजफुल लाइफ के लिए यूज करेगा। तो ये रिपीट कस्टमर आपका कौन सा पैरामीटर होता है, अगर आपको रिपीट कस्टमर चाहिए तो आपको कस्टमर के क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस को एनहांस करना पड़ेगा। कस्टमर का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस एनहांस कैसे होगा, जब आप उसे टॉप नॉच फीचर्स प्रोवाइड करोगे। ये फीचर्स आपके सक्सेसफुल कब माने जाएंगे, जब भाई साहब कस्टमर की नीड फुलफिल होगी। तो इस तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन डिलीवर करना है मार्केट में। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारे प्रोडक्ट का, अ प्रोडक्ट इज पिवोटल फॉर बिजनेस। द प्रोडक्ट इज एट द सेंटर ऑफ बिजनेस अराउंड विच ऑल स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज रिजॉल्व। ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस वाली बात है, अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो बिजनेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन
The product enables production, quality, sales, marketing, logistics and अदर बिजनेस प्रोसेसेस। तो बेसिकली ये क्या कहता है भाई साहब, ये जो प्रोडक्ट होता है ये बिजनेस के सेंटर में होता है और सारी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज इसके अराउंड रिवॉल्व होती है। यानी प्रोडक्ट के अराउंड कौन सी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज रिवॉल्व होती है? प्रोडक्शन, क्वालिटी मेंटेनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, अदर बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, इस तरीके से। देन प्रोडक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिजनेस एक्टिविटीज। नंबर 5, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोडक्ट का? अ प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। इन्फिनिटी के लिए कोई भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक सर्टन टाइम पीरियड है जिसमें उसकी यूटिलिटी होने वाली है। पहला पॉइंट, एवरी प्रोडक्ट हैज यूजेबल लाइफ आफ्टर विच it must be replaced, as well as a life cycle after which it is to be reinvented or may cease to exist। अगर आप खुद को रीइन्वेंट नहीं करते अपने प्रोडक्ट को या रिप्लेस नहीं करते तो भाई साहब मार्केट से आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऑब्सोलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी cease to exist। अब आपके प्रोडक्ट के लिए कोई भी डिमांड मार्केट में नहीं बची। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट fixed line telephone instruments have largely been replaced by the mobile phones। आज आपके हाथ में स्मार्टफोन डिवाइस है, टैब्स होते हैं, आईपैड होता है, ठीक है, ऐसे लैपटॉप्स होते हैं। अब पहले क्या होता था? पहले बटन वाले मोबाइल थे। स्मार्टफोन फोन के पहले क्या था? बटन वाले मोबाइल। बटन वाले मोबाइल्स के पहले क्या था? लैंडलाइंस, यानी वायर्ड टेलीफोन सर्विसेज थी। आज के ज़माने में वायर्ड टेलीफोन बहुत कम होते हैं, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन आ गया है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, पुराने प्रोडक्ट क्या होते हैं? सीज टू एग्जिस्ट, क्योंकि उनकी डिमांड खत्म हो गई, उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई। अब उसी मोबाइल फोन को, अब मोबाइल टेली कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कर सीज नहीं हुआ, टेली कम्युनिकेशन मार्केट से बाहर नहीं हुआ। क्या हो गया? टेली कम्युनिकेशन का जो पहला डिवाइस था उसे हमने री इन्वेंट किया। सबसे पहले बड़े टेलीफोन, एकदम वो पुराने जमाने के टेलीफोन आते थे जो आपको ऐसा गोल घुमा के नंबर डायल करना पड़ता था। फिर उसके बाद नमपैड वाले टेलीफोन्स आ गए, ठीक है। क्या हो गया? मार्केट में री इन्वेंट किया गया। फिर कॉर्डलेस टेलीफोन्स आए, बैटरी ऑपरेटेड, फिर उनको री इन्वेंट किया गया। री इन्वेंट करने के बाद फिर कौन आया? नोकिया भाई साहब आए अपने मोबाइल्स लेके, ब्लैकबेरी आया, फिर से री इन्वेंट हुआ। फिर आपके आ गए स्मार्टफोन, फिर से वही सेम प्रोडक्ट री इन्वेंट किया गया। फिर एप्पल आया, फिर एप्पल के बाद आपका क्या आया? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ने पूरा मार्केट चेंज कर दिया, खुद को री इन्वेंट करने की कोशिश की। तो ऐसा या तो आपको अपने प्रोडक्ट को हर बार री इन्वेंट करना पड़ेगा टू बी रिलेवेंट फॉर द मार्केट, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 1 होता है समाप्त। अब नंबर 2, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यहां पर हमने क्या देखा था? अ प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। तो यहां पर हमें पता चल गया कि एक प्रोडक्ट का जिंदगी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जन्मदिन उसका, और एक होता है उसका ऑब्सोलीट होने का दिन, यानी सीज टू एग्जिस्ट वाला दिन। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि भाई साहब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। इंट्रोडक्शन। An important concept is strategic choice is that of product life cycle. It is a useful concept for guiding strategic choice. Essentially, PLC यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का शॉर्ट फॉर्म, PLC इज एन एस शेप्ड कर्व। एस यानी आपकी आंखों के सामने ऐसा आ सकता है, लेकिन इसको जब आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो एक ऐसा आपको कर्व दिखेगा, उस कर्व को कहा जाता है PLC कर्व। PLC is S-shaped curve which exhibits the relationship of sales with respect of time for a product that passes through the 4 successive stages of its life। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? एस शेप में आपको 4 स्टेजेस दिखेंगी। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी एंड चौथा डिक्लाइन। ये PLC की 4 स्टेजेस होती है। अब एस शेप्ड कर्व कैसे होता है वो यहाँ पर आप देखो। बेसिकली ये एकदम टिपिकल एस शेप्ड कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऊपर कुछ नहीं जा रहा है। अगर डिक्लाइन की फेज में आपने यहाँ पे री इन्वेंट किया तो फिर से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ये कंटिन्यूएशन में आते रहता है। सो इट रिजेंबल्स एन एस शेप्ड कर्व। ठीक है, पहला फेज आपका ग्रोथ, पहला स्टेज आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी एंड चौथा डिक्लाइन। 2 एक्सिस है आपके पास। पहला वर्टिकल एक्सिस जिसमें होते हैं सेल्स, यानी ग्रोथ प्रोजेक्शन हम बताते हैं। दूसरा होता है टाइम। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, पहले आप इंट्रोडक्शन फेज में रहोगे, मार्केट में अवेयरनेस बढ़ेगी, मार्केटिंग कैंपेन्स करोगे, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी तो ग्रोथ आप अचीव करोगे। फिर धीरे धीरे आपका मार्केट मैच्योर होते जाएगा। मैच्योरिटी में क्या होता है? सेम प्रोडक्ट या
सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे सप्लायर्स जनरेट हो जाते हैं, इसलिए ग्रोथ हमारी स्लो होके मैच्योर मार्केट हो जाता है और फिर यहाँ से एक समय के बाद मार्केट में डिक्लाइन शुरू होता है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये 4 स्टेजेस आपको हर एक प्रोडक्ट या सर्विस में ऑब्जर्व करने मिलेगी। यहाँ पर उनके सेल्स बढ़ेंगे भी और फिर धीरे धीरे सेल कम भी होगा इंडस्ट्री का। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यूज़ कर सकते हो, यानी ओवरऑल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी अगर आप इस टूल के साथ मेजर कर सकते हो और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी जैसे टाटा मोटर्स हो गई, तो टाटा मोटर्स में बहुत सारी व्हीकल्स जनरेट होती है, हेवी व्हीकल्स होती है, उसके बाद में 3 व्हीलर जनरेट होती है, 4 व्हीलर जनरेट होती है, पैसेंजर होती है, लॉजिस्टिक्स वाली होती है, टैक्सी होती है ना। तो आप उसमें से किसी कोई अगर टाटा नेक्सॉन उठा लो तो टाटा नेक्सॉन को भी आप इसमें सुपर इम्पोज कर सकते हो। टाटा नेक्सॉन का इंट्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ, फिर धीरे धीरे कौन से स्टेज में अभी वो एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीज़ें आप इस टूल की मदद से किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं इन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सबसे पहली क्या होती है? स्टेज 1 इज इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी इज द इंट्रोडक्शन स्टेज विथ स्लो सेल्स ग्रोथ इन विच, यहाँ पर क्या होता है? सेल, यहाँ पर आपकी ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस नहीं है, कस्टमर्स के दिलो दिमाग में आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ट्रस्ट नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कितना यूजफुल है उनके लिए। तो वो क्या होता है? Competition is almost negligible, prices are relatively high and markets are limited। तो ग्रोथ स्टेज में यानी स्टेज 1 में आपके मार्केट की आपका कैसी स्थिति होगी? कंपटीशन नेग्लिजिबल रहेगा, प्राइसेस जो है आपकी प्रोडक्ट की वो हाई रहेगी और मार्केट्स जो है वो लिमिटेड यानी लिमिटेड कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए रहेंगे। द ग्रोथ इन सेल्स इज एट अ लोअर रेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मार्केटिंग कैंपेन्स डेवलप करने पड़ेंगे, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रोथ स्टेज में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, ट्रांजिशन कर पाओगे। दूसरी स्टेज कौन सी होती है? ग्रोथ स्टेज। द सेकंड फेज ऑफ पीएलसी इज ग्रोथ स्टेज विथ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। फिर एक बार अगर कस्टमर्स को पता चल गया कि यार एक नंबर प्रोडक्ट है तो बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो कस्टमर आएगा। In the growth stage, the demand expands rapidly, prices fall, competition increases and market expands। तो ग्रोथ स्टेज में मार्केट की स्थिति किस तरीके की होती है और आपके प्रोडक्ट की स्थिति किस तरीके की होती है वो यहाँ पर बताया गया है। डिमांड एकदम रैपिडली बढ़ती है तो आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, प्राइसेस गिरेगी, क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगी। अब बिजनेस करने के लिए तो सब लोग बहुत दिमाग वाले लोग बैठे हैं मार्केट में, वो क्या देखेंगे? यार ये प्रोडक्ट के तो बहुत पैसा कमा रहा है ये आदमी, तो मैं भी ये प्रोडक्ट या सर्विस बेचता हूँ, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा? मार्केट में सेम प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाले बहुत लोग हो जाएंगे। जैसे कि आप अपने सिटी में ऑब्जर्व करना, पहले के ज़माने में चाय वगैरह बहुत एकदम छोटा बिजनेस माना जाता था, चाय टपरी का। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि भाई साहब एक ब्रांड क्या हिट हो गया चाय का, तो सब लोग चाय की दुकान खोलने लग गए। फिर चाय की दुकान हिट हो गई तो सब लोग समोसा कचौरी बेचने लग गए, समोसा कचौरी बेचने लग गए सब लोग, तो सबने धीरे धीरे अपना एक छोटा सा कैफ़े डालना शुरू कर लिया। फिर आप देखोगे कि हर गली में कैफ़ेज आपके अवेलेबल हो गए। तो ऐसा धीरे धीरे क्या होता है? मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ जाती है और कैफ़े में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम सैंडविच, सेम कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, यानी प्रोडक्ट रेंज उनकी सेम होती है, प्राइसेस कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है। तो इस तरीके से आपका मार्केट में ग्रोथ स्टेज में आपको कुछ इंडिकेटर्स दिख सकते हैं। स्टेज 3 में क्या होगा? मैच्योरिटी। द थर्ड फेज ऑफ पीएलसी इज मैच्योरिटी स्टेज वेयर देयर इज स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट। फिर आपको लगेगा यार हाँ, अभी जितने पहले 2-3 साल के पहले तो एकदम बहुत फुर्सत नहीं मिलती थी बिजनेस में, टाइम नहीं मिलता था, इतना काम करना पड़ता था। अब थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। क्यों स्लो डाउन क्यों हो गया? भाई साहब कंपटीशन बढ़ गई। अब पहले आप अकेले थे मार्केट में तो पूरा का पूरा मार्केट का कस्टमर आपकी दुकान में आता था। अब कंपटीशन बढ़ने के बाद क्या हो गया? अगर 5000 कस्टमर्स है किसी मार्केट में ओवरऑल, तो वो 5 के 5000 कस्टमर शॉप नंबर 1 में ही आते थे क्योंकि आप अकेले थे। अब ये 5 कस्टमर क्या हो जाएगा? शॉप नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 अगर कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए तो कोई यहाँ पे जाएगा, कोई यहाँ पे जाएगा, कोई यहाँ पे और कोई यहाँ पे। तो ये जो 5000 का कंसोलिडेटेड कस्टमर बेस था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस वजह से इंडिविजुअल बिजनेसेस की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और जो ग्रोथ है वो हॉरिजॉन्टली पूरे इंडस्ट्री में स्प्रेड होगी। तो मैच्योरिटी स्टेज का कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है।
The third phase of PLC is maturity stage where there is slowdown in growth rate. In this stage, competition gets tough, market gets stabilized, profit comes down because of stiff कंपटीशन। और इसीलिए मैच्योरिटी स्टेज में ही आपको खुद को प्रोडक्ट को या तो री इन्वेंट करो, या तो इनोवेट करो, या तो फिर डिक्लाइन होते होते मार्केट से बाहर होने की प्रतीक्षा करो। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। चौथी स्टेज क्या होती है हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? डिक्लाइन यानी गिरावट। इन द फोर्थ स्टेज ऑफ पीएलसी, द फोर्थ स्टेज ऑफ पीएलसी इज डिक्लाइन विथ शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल्स। यहां पर देखो डिक्लाइन आपको दिख रहा है ना, यहां से शार्प डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है आपके डिमांड में, सेल में। इन द फोर्थ स्टेज ऑफ पीएलसी it declines with sharp downward drift in sales. The sales and profits fall down sharply due to some new products replaces the existing product. So a combination of strategies can be implemented to stay in the market either by diversification और retrenchment. तो दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं आपके पास, डाइवर्सिफाई करो या तो फिर रिट्रेंचमेंट करो। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डायग्राम भी हमने डिस्कस कर ली, उसके 4 स्टेजेस भी हमने डिस्कस कर लिए, और इन चारों स्टेजेस में किस तरीके का सिनेरियो होता है मार्केट में प्रोडक्ट का या बिजनेसेस का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, जो टूल है, जो ये फ्रेमवर्क है, इसको आप बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हो। सो टॉपिक नंबर 3 हमारा क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अ टूल फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस। द मेन एडवांटेज ऑफ पीएलसी अप्रोच इज दैट इट कैन बी यूज्ड to diagnose portfolio of products or businesses in order to establish the stage at which each of them exist। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स है, आपने अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप पीएलसी का यूज़ करके आप ये जान सकते हो कि आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में कौन सा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है, कौन सा ग्रोथ स्टेज में है, कौन सा मैच्योरिटी स्टेज में है और कौन सा डिक्लाइन स्टेज में है। इसके बेसिस पे यार आप क्या करोगे? या तो आप होल्ड करोगे या तो आप सेल करोगे, ठीक है। दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं शेयर्स, या तो आप होल्ड करोगे या तो आप सेल करोगे या तो आप बाय करोगे। होल्ड, बाय या फिर सेल, 3 प्रकार की एक्शंस आप ले सकते हो, है ना। तो ये एनालिसिस करने के बाद आप डिसीजन मेकिंग लेने की स्थिति में, पोजीशन में पहुंच जाओगे। पर्टिकुलर अटेंशन इज टू बी पेड ऑन द बिजनेसेस दैट आर इन द डिक्लाइनिंग स्टेज। तो जहां पर रेवेन्यू कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि ये ग्रोथ, इसको, इस डिक्लाइन को ट्रांसफॉर्म करके ग्रोथ में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। Depending on the diagnosis, appropriate strategic choice can be made. For instance, expansion may be a feasible alternative for businesses in introductory and growth stage. अगर कोई बिजनेस अपने इंट्रोडक्शन या ग्रोथ फेज में है तो उसके पास एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है एक्सपांड करो, यानी और ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी। दूसरा, मैच्योर बिजनेसेस में बी यूज्ड एज source of cash for investment in other businesses which need resources। मैच्योर बिजनेसेस क्या होते हैं? वो एकदम स्टेबल बिजनेसेस होते हैं, उसमें से आपका स्टेडी रेगुलर बेसिस के ऊपर कैश फ्लो जनरेट होता है। तो ये जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, आप उसे एक्सपांशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, यानी आप एक्सपांशन और फर्दर इन्वेस्टमेंट, इसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। अ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज, a combination of strategies like selective harvesting, retrenchment, etc. may be adopted for declining businesses। तो ग्रोथ फेज में कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस आपके पास है ना, मैच्योर फेज में कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है और डिक्लाइन स्टेज में कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है, वो यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिया गया है। इन दिस वे अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस में बी बिल्ट अप बाय एक्सरसाइजिंग अ स्ट्रेटेजिक चॉइस बेस्ड ऑन द पीएलसी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नंबर 4, वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। विथ ईच ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बिजनेसेस प्रोड्यूस वैल्यू फॉर देयर कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयर शेयर होल्डर्स। तो भाई साहब, हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट होता है। पहला कंज्यूमर के लिए सेटिस्फैक्शन और दूसरा हमारे
शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट्स, ठीक है। कंपनीज दैट जनरेट मोर वैल्यू आर मोर लाइकली टू प्रॉफिट देन दोज जनरेट लेस वैल्यू। अब जो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा उन्हीं के पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कैपेबिलिटी होगी, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग वैल्यू चेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिटिकल फॉर इवैल्यूएटिंग हाउ मच वैल्यू इट जनरेट्स। तो आपको ये एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ, क्या सही में हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी किस तरीके की वैल्यू हम मार्केट में जनरेट कर रहे हैं। Meaning of value chain analysis. Value chain analysis is a method used by strategists to break down each process that their business employs. यानी एक बिजनेस के अंदर जितने भी बिजनेस की प्रोसेसेस है उस हर एक प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके डिकोड करके डिटेल में समझते हैं और ये आइडेंटिफाई करता है एक स्ट्रैटेजिस्ट कि भाई साहब ये बिजनेस प्रोसेस बिजनेस में कितना वैल्यू जनरेट कर रही है, कितना मदद कर रही है बिजनेसेस को कस्टमर तक वो वैल्यू पहुंचाने में। वैल्यू जनरेट करना और बाद में वो वैल्यू कस्टमर को डिलीवर करना, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। सिर्फ वैल्यू जनरेट करने से नहीं होगा। अपने अल्टीमेट प्रोडक्ट बना के रखा लेकिन अगर वो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं तो क्या फायदा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा जब आप एक स्ट्रैटेजिस्ट के तरह से सोचोगे। This analysis could be used to improve the sequence of operations, enhance efficiency, and creating a competitive advantage. Value chain analysis can be used by businesses of all sizes, from sole proprietorships to multinational organization. हर एक business के लिए value chain analysis का concept applicable होता है। Each organization has a unique set of procedures to perform its duties and they may all benefit from value chain analysis to evaluate and optimize their processes. तो जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस को पहले तो अपना कंज्यूमर देखना पड़ेगा कि भाई साहब हमारा कंज्यूमर किस तरीके का है, हम कौन से प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें जो हमारी फील्ड है, तो हमारा क्या होता है, मेजरली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना या सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। कंसल्टेंसी में हम क्या करते हैं, जीएसटी की कंसल्टेंसी, इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना, उसके बाद में लोन सैंक्शनिंग वगैरह की सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, इनसे जुड़ी हुई जो भी बातें होगी उसके बारे में हम कंसल्टेंसी देंगे। तो सबसे पहले मुझे अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या टैलेंट है। अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है, कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और वो बोलता है कि यार मेरा इनकम टैक्स में केस लगा है, तो मुझे केस देखना पड़ेगा, मुझे ये सारी प्रोसीजर पता होनी चाहिए कि भाई साहब कौन सा सेक्शन है, कौन से सेक्शन से अंडर नोटिस आया है, ठीक है। फिर मुझे असेसिंग ऑफिसर देखना पड़ेगा, उसका ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा, किस ट्रांजैक्शन या किस डिफरेंस की वजह से इनकम टैक्स का नोटिस जनरेट हुआ है, उस हिसाब से मुझे रिप्लाई जनरेट करना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव करके उस केस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एंड टू एंड प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, तभी हम वैल्यू चेन एनालिसिस कर सकते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, अगर हम पूरा समराइज करें तो जितनी भी बिजनेस में मेरी प्रोसेसेस है उन प्रोसेसेस को मैं स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक डिटेल में डिकोड करूंगा और देखूंगा कि ये प्रोसेस क्या सही में मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे कंटिन्यू करूंगा, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरे बिजनेस में किसी प्रकार की कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है तो उस प्रोसेस को मैं वहीं पर खत्म कर दूंगा, अपने बिजनेस से रिमूव कर दूंगा। ये होता है बेसिक मीनिंग वैल्यू चेन एनालिसिस का। ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग ईच एक्टिविटी इन वैल्यू चेन ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। यानी बेसिकली सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक टूल है वैल्यू चेन एनालिसिस। When you do a value chain analysis, you must analyze how each stage in the process adds or subtract value from the end product or service. तो जो बिजनेस की प्रोसेसेस होती है आपकी, वो एंड प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड भी कर सकती है और एंड प्रोडक्ट से वैल्यू सब्ट्रैक्ट यानी वैल्यू घटा भी सकती है। तो जो भी वैल्यू घटाती है भाई साहब ऐसे चीजों को हटाओ बिजनेस से, केवल वैल्यू एडिशन वाली प्रोसेसेस हमें अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करनी है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है वैल्यू चेन एनालिसिस का।
Evolution of value chain analysis. Value chain analysis has been widely used as a means of describing the activities within and around an organization and relating them to an assessment of the competitive strength of an organization or its ability to provide value for money products or services. Value chain analysis was originally introduced as an accounting analysis to shed light on the value added of सेपरेट स्टेप्स इन कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. बेसिकली यहाँ पर हम कॉस्टिंग की बात करें, कॉस्ट शीट जो बनती है ना उस तरीके की. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेयर कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स कुड बी मेड एंड और वैल्यू क्रिएशन इंप्रूव. तो कॉस्ट शीट का पूरा एनालिसिस करते थे और कॉस्ट कटिंग यानी वैल्यू एडिशन कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे कॉस्ट हम कट कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते थे. ठीक है, अब वहां से शुरुआत होके फिर हम यहाँ तक इस वैल्यू चेन की कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करते हुए करंट स्टेज में लेके आए हैं. टू basic steps, identifying separate activities and assessing the value added from each, were linked to an analysis of an organization's competitive advantage by माइकल पोर्टर. तो ये माइकल पोर्टर भाई साहब ने इन दो स्टेजेस को फॉलो करके उस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया है. अब यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है एक डायग्राम जहाँ पर कंप्लीट वैल्यू चेन एनालिसिस का व्यू दिया गया है माइकल पोर्टर भाई साहब का. उनका कहना क्या है, अगर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक दो मेजर हिस्से होते हैं. पहला प्राइमरी एक्टिविटीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन होता है. इन प्राइमरी एक्टिविटीज के बिना आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती. पहला होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, दूसरा ऑपरेशंस, तीसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, चौथा मार्केटिंग एंड सेल्स एंड पांचवा सर्विसेज. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होती है. फिर इन प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर सपोर्ट एक्टिविटीज होती है. सपोर्ट एक्टिविटीज में क्या क्या होता है आपके पास, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके फिर आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को चलाते हो, डिजाइन करते हो, इंप्लीमेंट करते हो और अल्टीमेटली मार्केट में अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की कोशिश करते हो. तो यानी इन प्रोसेसेस को फॉलो करके कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करता है. और इसीलिए इन 5 प्रोसेसेस को समझना, डिटेल में स्टडी करना और देखना कि कौन सी चीज वैल्यू ऐड कर रही है, कौन सी चीज वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, उसके बारे में एनालिसिस करना. तो ये कंप्लीट व्यू दिया है वैल्यू चेन का माइकल पोर्टर भाई साहब ने. नंबर 5, significance of value chain analysis. One of the key aspects of value chain analysis is the recognition that organizations are much more than a random collection of machines, material, money and people. These resources are of no value unless deployed into activities and organized into systems and routines which ensure that products or services are produced which are valued by the final consumer or user. तो जब भी आपको अगर कोई बिजनेस करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मतलब क्या कि भाई साहब जो फाइनल कंज्यूमर है, उस फाइनल कंज्यूमर के दिमाग में कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड है, उसकी वैल्यू कहाँ पे सेटिस्फाई होने वाली है, कहाँ पे उसको वैल्यू सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, इसके बारे में सोच बढ़ाओ. ये सोच कैसे निकाल सकते हो आप, वैल्यू चेन एनालिसिस के साथ. इन अदर वर्ड्स, it is these competencies to perform particular activities and the ability to manage linkages between activities which are the source of competitive advantage for organization. तो ये value chain analysis ही आपका source of competitive advantage बनता है आगे चल के. Porter argued that an understanding of strategic capability must start with an identification of these separate value activities. The primary activities of the organization are grouped into 5 main areas. सबसे पहला होता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज. प्राइमरी एक्टिविटीज को अब हम रिवाइज करते हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी जो भी प्रोक्योरमेंट आप करोगे, यानी बाहर से जो भी मटेरियल, लेबर, जितना भी चीजें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाओगे, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग करोगे. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी आपके फैक्ट्री के अंदर तक पूरा रॉ मटेरियल लेके आने वाली चीजें, processes. Inbound logistics are the activities concerned with receiving, storing and distributing the inputs to the product or service. जब तक इनपुट नहीं है तब तक आप प्रोडक्ट और सर्विस यानी उसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे और फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बना पाओगे. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इनपुट लाने तक की जितने भी आप स्टेप्स फॉलो करोगे उसे कहा जाता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स.
इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या क्या बातें इंक्लूड की जाती है? दिस इंक्लूड्स मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। फिर नंबर बी पे आता है आपका ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्म दिस इनपुट्स इनटू द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबली, टेस्टिंग एक्सेट्रा। कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या क्या चीजें होती है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट्स दिस वुड बी वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. In the case of services, it may be more concerned with arrangements for bringing customers to the service if it is a fixed location. Example, sports event. जैसे मैचेस देखने के लिए हम लोग स्टेडियम में जाते हैं, वो एग्जाम्पल। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, मार्केटिंग एंड सेल्स वाली प्राइमरी एक्टिविटी। मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोवाइड द मीन्स वेयर बाय consumers or users are made aware of the product or service and are able to purchase it. This would include sales administration, advertising, selling, and so on. In public services, communication networks which help users access a particular service are often important. उसके बाद आता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज आर ऑल दोज एक्टिविटीज विच एनहांस और मेंटेन द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस सच एज इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर्स एक्सेट्रा। तो ये 5 कैटेगरी में आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया जाता है। अब इसी के साथ आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज होती है। सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी होती है? Each of these groups of primary activities are linked to support activities. This can be divided into 4 major areas. सबसे पहला होता है procurement. This refers to the process for acquiring the various resource inputs to the primary activities, not to the resources themselves. As such, it occurs in many parts of the organization. दूसरी support activity, technology development. All value activities have a technology, even if it is simply know-how. The key technologies may be concerned directly with the product, that is, example, research and development, product design, or with processes, example, process development, or with a particular resource, example, raw materials improvement. तीसरी एक्टिविटी कौन सी होती है हमारी? Human resources management. This is a particularly important area which transcends all primary activities. It is concerned with those activities involved in recruiting, managing, training, developing, rewarding people within the organization. Next is infrastructure. The systems of planning, financing, quality control, information management, etc. are crucially important to an organization's performance in its primary activities. Infrastructure also consists of structures and routines of the organization which sustain its culture. तो मित्रों, इस तरीके से पूरा का पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हमारा होता है समाप्त। और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव था टू रिवाइज अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे टॉपिक नंबर 2.5, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।